एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारा चैनल लेखांकन विद्यापीठ में। आई होप आप लोग हमारी सभी वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले कि हम लोग आपको 5 to 6 वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड कर चुके हैं। बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई एम ऋतु शर्मा हैविंग 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माय टीचिंग फील्ड और मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेस नाम का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करवा रही हूँ। इससे पहले की वीडियोस में बेटा हम लोगों ने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, साथ साथ में हम लोगों ने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ा था। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीजन अंदर आई, जिस ऑक्सीजन की वजह से हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है। अब बेटा बात आती है कि ये जो हमारी ऑक्सीजन है इसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा रहा है। मतलब कि ये तो आपको पता लग गया कि भाई ब्लड के अंदर मिक्स हो गई, कहां पर, एल्वियोलाई के अंदर। अब एल्वियोलाई के अंदर अभी मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि एल्वियोलाई के अंदर मिलियंस ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो इन ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, उस ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है। और ये वाली जो इक्वेशन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगेन आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू लर्न इट। आपको ये लर्न करनी है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन की वजह से और हमारा खाना जो है वो इस तरह से ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज कर देता है। अब हमने उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पढ़ना है, तो वहां पर बेटा हमें एक टॉपिक पढ़ना है। वो क्या कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ऐसा क्या है जो कि इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो है हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिशिएंसी जो है, एफिनिटी वो बहुत ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है हमारा हीमोग्लोबिन। तब इसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ये ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा दिया जाता है। अब अगर हम बात करें बेटा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, आप लोगों को मालूम है कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसका सबसे अच्छा और कॉमन एग्जांपल है फिश। अब आप सभी ने फिशेस को देखा ही होगा, है ना, ऑलरेडी। तो किसी पॉन्ड के अंदर या आप आज की डेट में सब लोग अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं। आप कभी क्या करोगे, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, ऑलरेडी आपकी बुक में दे रखी है कि आपको फिशेस को ध्यान से देखना है। मैंने आपको बताया था कि फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या, गिल्स। लेकिन अगर आप फिशेस को ध्यान से देखोगे तो क्या देखते हैं हम लोग कि जो फिशेस है ना बेटा वो अपना माउथ बार बार खुलती हैं बंद करती हैं, खुलती हैं बंद करती हैं, जबकि उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन था ठीक है, सपोज दिस इज अ फिश। अब हम लोगों ने क्या देखा है कि जो फिश है वो अपना जो माउथ है वो बार बार खोल रही है बंद कर रही है, खोल रही है बंद कर रही है, जबकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो इसका गिल्स है। ठीक है, तो फिर ये माउथ का क्या रोल है, यहाँ से कभी कभी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो लंग्स में एल्वियोलाई पाई जा रही थी, आप देखो इस डायग्राम में कि ये जो एल्वियोलाइज है ना बेटा, ये क्या कर रही है, हमारे लंग्स के अंदर पाई जा रही है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्रेक डाउन हो और वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा एल्वियोलाई पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिशेस के अंदर क्योंकि गिल का सरफेस एरिया है कम, इसीलिए फिशेस क्या करती हैं, बार बार इस वाटर को पुश करके यहाँ गिल्स तक लाती हैं ताकि गिल्स इसके अंदर से क्या कर ले, ऑक्सीजन को ले ले। ऑलरेडी वाटर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट है कम, तो सिर्फ अगर वो यहाँ इस गिल्स के कांटेक्ट में जो वाटर आएगा ना बेटा, सिर्फ अगर उस पानी से ही वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगी तो वो बहुत कम होगी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर को वो लेती हैं और गिल्स तक पहुंचाती हैं, और जब गिल्स ने वहां से ऑक्सीजन को ले लिया तो वापस से भेज दिया जाता है। तो दिस इज द मेन रीजन। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाई द ब्रीदिंग रेट ऑफ
aquatic organisms is higher than terrestrial organism. अब आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम लोगों का, बिकॉज वी आर द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हमारा ह्यूमन बीइंग का स्पेशली नॉर्मल ब्रीदिंग रेट बेटा कितना है, इट इज 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। अब समटाइम्स क्या कंफ्यूजन बच्चों के पास क्रिएट हो जाती है कि जो हमारी पल्स रेट है, आएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज ब्रीदिंग रेट, ठीक है, एंड व्हाट इज नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वहां पर 70 to 80 टाइम्स लेकर आ जाते हैं। दैट इज अवर पल्स रेट, नॉट ब्रीदिंग रेट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो मैं बार बार हर वीडियो में बेटा यही बोलती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास हमारे पूरे करियर के लिए बेस है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी चीज जो है वो अपना वीक नहीं छोड़ना है। कोई भी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। चलिए, अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम बात करें प्लांट्स के रेस्पिरेशन की, कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है जी, कि प्लांट्स की लीव्स के पास क्या पाया जाते हैं, टाइनी पोर्स। इन टाइनी पोर्स को, ये हमें नेक डाई से नजर नहीं आते, इन टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। प्लांट के अंदर स्टोमेटा जो है वो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ऑलरेडी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए थी वो स्टोमेटा के थ्रू अंडर है ना, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस वहां पर बनी थी एज अ वेस्ट, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दी गई। तो ठीक इसी तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए भी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो अब कहाँ से होता है जी, स्टोमेटा के थ्रू। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, आप लोगों ने सबने नोटिस भी कर रखा है, और गांव वगैरह में जब हम लोग जाते हैं तो आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों को कहते हुए कि वी शुड नॉट एडवाइज टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। दिन भर तो क्या होता है कि सारे लोग बाग पेड़ों के नीचे अपना चारपाई बिछा के पेड़ों की छाया में आराम करते हैं, मजे करते हैं जी, कोई ताश खेल रहा है, बातचीत कर रहे हैं, जो आपने गर्मियों की छुट्टियों में देखा ही होगा। लेकिन रात के समय क्या करते हैं जी, अगर यहाँ पर पेड़ है तो पेड़ से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे अपनी चारपाई को। ऐसा क्यों करते हैं, सबने ऑब्जर्व किया ना ऐसा? बट उसके पीछे का रीजन बताओ क्या है? हाँ जी, उसके पीछे का रीजन बता, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, देखो बेटा क्या करते हैं वो, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 को वो यूज कर रहे हैं, जबकि O2 को वो लोग रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस कब होता है, डे टाइम में। इसलिए दिन भर हमें क्या चाहिए, वो तो क्योंकि ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। बट अब रेस्पिरेशन का अगर मैं प्रोसेस पढ़ूं तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, तो वो सब क्या कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में एरोबिक में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जी, और ऑक्सीजन गैस को वो यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये तो 24 आवर्स चलता है, जबकि ये कब होगा, केवल डे टाइम में। तो रात के समय प्लांट के नीचे सोना हम लोगों के लिए क्यों एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज अगर कोई यहाँ पर ले डाउन कर रखा है जी, अब ये भी क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स भी क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों को सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इस पेड़ के आसपास के एरिया में कमी हो जाएगी, इसीलिए हम लोगों को एडवाइस किया जाता है कि हम लोगों को पेड़ों के नीचे रात के समय नहीं सोना चाहिए। अब आप लोगों को मालूम है, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है, छोटे छोटे बच्चों को भी सारे नॉलेज है, लेकिन अगर हम बात करें अब से तकरीबन 50-60 साल पहले की, तो तब इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे लोग बाग। सोशल मीडिया की तो खैर बात ही नहीं है। उस समय लोग बागों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं बेटा, वो साइंटिफिक
कॉज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, रदर देन कि अगर किसी धर्म से या किसी अंधविश्वास से कोई बात जोड़ दी जाए। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि गांव में एक कहावत होती है कि भाई पेड़ों पर रात को भूत रहते हैं, इसलिए हमें पेड़ों पर नहीं, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बट आपको पता है साइंस किसी भूत प्रेत को नहीं मानती है। बट मैं किसी भी चीज का बेटा यहाँ पर किसी की थ्योरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक लॉजिक बात कर रही हूँ कि एक्चुअल में दिस इज द लॉजिक वाई शुड वी नॉट एडवाइज टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, क्लियर हो गया अब आपका। अब यहाँ पर एक और चीज रहती है हम लोगों की, वो क्या कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, आप लोगों ने देखा कि जब हमने ऑलरेडी रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो जनरली कितना होना चाहिए, 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। लेकिन अगर हम लोग कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो हायर हो जाता है ना। जब आप कहीं से दौड़ भाग कर आए हो जी, दौड़ भाग रहे हो और वहां से आकर मम्मा को कोई बात बताते हो, मान लो जी पीछे डॉगी भागने लगा, मम्मा मेरे पीछे डॉगी भाग गया, तो आप एक सेंटेंस को भी कंप्लीटली नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोगों का जो ब्रीथिंग रेट है, क्योंकि आप जो ब्रीथ कर रहे हो, हमारा जो सांस है वो एक छोटी छोटी हो गई है, जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट जो है उस समय हायर हो जाता है और उस समय हमारा ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वो हाई हो जाता है। दिस इज द रीजन कि समटाइम्स हमारे जो मसल्स है वहां पर क्या आ जाता है बेटा, क्रैम्प्स आ जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। एंड दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्लिकेटेड भी है और साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है जी। तो बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है कि अभी तक आपने डाइजेशन का पढ़ा, रेस्पिरेशन का पढ़ा, कि जो हमने फूड इनटेक किया, जो न्यूट्रिएंट्स लिए, ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि उनसे जो एनर्जी निकली। लेकिन अब इस सोल्यूबल फूड को हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन में विलय पाई जा रही थी, वहां पर ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया गया। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन हमने बाहर से अंदर एंटर ली थी उसको एल्वियोलाई के अंदर ब्लड वेसल्स थी वहां पर मिक्स कर दिया गया। ठीक है जी, हमने सिर्फ इतना पढ़ा। अब बात आती है कि अब इनको आगे लेकर कौन जा रहा है जी, आगे लेकर जा रहा है ब्लड। तो ऑलरेडी आप लोग 6 ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हो ब्लड के फंक्शंस, कि जो ब्लड है वो एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ना, और ये ब्लड जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, साथ साथ में वेस्ट मटेरियल्स को उनके टारगेट एरिया तक पहुंचाना जहां से उनको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये कुछ मेन बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारा ब्लड करता है। हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़कर आ चुके हैं। तो बेटा अब इस ब्लड को एक्चुअल में कौन सा ऐसा हमारा बॉडी का पार्ट है जो इसे बॉडी पार्ट तक भेज रहा है ब्लड को, तो दिस इज अवर हार्ट। ये हमारे हार्ट का वेल लेबल्ड डायग्राम है जो कि आपको प्रिपेयर करना है। इसको पंपिंग ऑर्गन भी बोला जाता है क्योंकि ये ही वो ऑर्गन है हमारे बॉडी पार्ट का जो कि ब्लड को ईच एंड एवरी सेल तक भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? अब नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रांसपोर्टरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन, इस ट्रांसपोर्टेशन का ही दूसरा नाम है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो समटाइम्स बच्चों को ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन ना देकर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। ट्रांसपोर्टरी सिस्टम का ही दूसरा नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन, तो मैडम बात समझ में आ रही थी कि भाई एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इजी, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड क्लास से। अब इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों पड़ा जी? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेशली जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? हमारा ब्लड। ठीक है, और ब्लड क्या करता है जी बेटा? हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहा है। अभी हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वो सर्कुलेट हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया जी? तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज अवर मस्कुलर ऑर्गन विच इज आल्सो नोन एज पंपिंग ऑर्गन, अवर हार्ट, जिसको कि हम लोग आम भाषा में दिल बोलते हैं। ठीक है, ये टीनेज आने पर बहुत ज्यादा दिल को लेकर तुम लोग सेंसिटिव हो जाते हो जी, दिल टूट गया मेरे दिल में वो है ये है।
तो अभी हम यहाँ पर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट क्या है। अब ये जो हमारा हार्ट है बेटा, सबसे मेन, दिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। देयर इज नो बोन इन अवर हार्ट, इसलिए वो बेचारा क्या है, जल्दी से टूट जाता है। आप लोग कहते हो जी हार्ट टूट गया होगी, मेरा दिल टूट गया जी, आज उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट, अब कितना बड़ा है जी हमारा ये दिल, जो कि इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि अगर ये हार्ट हमारा काम करना बंद कर दे, जिस समय ये काम करना बंद कर देगा उस दिन हमारी जिंदगी भी ब्रेक हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द लाइफ पंपिंग करता रहता है ब्लड को, इसीलिए इसको पंपिंग ऑर्गन बोला जाता है। बट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साइज कितना सा है, केवल हमारी बंद मुट्ठी के बराबर, सिर्फ इतना सा साइज है जी हमारे हार्ट का। तो सोचो जरा, इतना छोटा सा साइज का एक ऑर्गन पूरी बॉडी को कंट्रोल करके चल रहा है जी, पूरी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो थ्रू आउट द लाइफ काम करता रहता है। अब एंड इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्लड हार्ट है वो क्या कर रहा है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम कर रहा है। हमने पढ़ा कि लंग्स के अंदर क्या किया गया था, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिला दिया गया था और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया गया था। इसका मतलब हमारी बॉडी में दो तरीके के ब्लड हैं, एक है हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड और एक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो जो बेटा हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द, अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो ये कहाँ से है, सिर्फ अभी आप इसको इतना ध्यान रखो कि लंग्स के अंदर जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिला दी गई थी उस वाले ब्लड का नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो बाकी बॉडी पार्ट से ब्लड आया था और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड के अंदर मिली हुई होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। तो अब ये तो पता लग गया जी। अब हार्ट क्या कर रहा है, एक तरफ से तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ले रहा है बॉडी पार्ट से, और दूसरी तरफ से वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को, जिसका नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको वो बॉडी पार्ट्स में भेज रहा है। तो ऐसा करने के लिए और साथ साथ में उस ब्लड की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये जो दोनों तरीके के ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर बेटा 4 चैम्बर होते हैं। आप सिंपली यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो, सपोज ये हमारा हार्ट, ठीक है। अब हमारे हार्ट को बेसिकली 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। अब इसमें जो हमारे पहले डिवाइड किया गया राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, ठीक है, और फिर इसको अप्स एंड डाउन में डिवाइड कर दिया गया। क्लियर, क्योंकि 4 चैम्बर्स है वहां पर। तो जो ऊपर वाला चैम्बर है ना बेटा, दोनों, चाहे वो राइट साइड के हैं चाहे वो लेफ्ट साइड के हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टरी। और जो नीचे वाले साइड के होते हैं उनका नाम होता है वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब आपकी ये लेफ्ट साइड है तो ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल। सेम द वे दिस इज राइट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, and this is our left, sorry, right ventricle। ये दोनों चीजें राइट साइड की है ना, राइट वेंट्रिकल। तो कैसे याद रखोगे जी बेटा, सबसे पहले तो ये याद करना है कि देयर आर 4 चैम्बर्स इन अवर ह्यूमन हार्ट। हमने एक चैप्टर पढ़ा था जो अभी प्रीवियस 2 या 3 ईयर से रिलेटेड हो चुका है 9th क्लास के सिलेबस से, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हार्ट के चैम्बर्स के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो वहां पर हम लोगों को 4 चैम्बर वाले ग्रुप में रखा गया। ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। अभी इन 4 चैम्बर्स को इस तरह से डिफ्रेंशिएटेड किया गया है कि जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर है उनका नाम है आर्ट्रियम, नीचे वाले दोनों जो चैम्बर है उनका नाम है वेंट्रिकल।
अब इन दोनों के अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके का जो ब्लड है वो रहता है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक तरफ बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से बॉडी पार्ट से ब्लड को भेजा जा रहा है। तो अब इतना इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है और ये आपस में मिक्स ना हो जाए, तो वहां पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जा रहा है जिसका नाम है सेप्टम। ठीक है जी बेटा। बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारे हार्ट का मेन फंक्शन है कि लंग्स से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया था उसको हार्ट के अंदर भेज दिया गया। अब हार्ट से वो बॉडी पार्ट्स तक गया। ठीक है जी। बॉडी पार्ट्स में ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा, वहां पर सब जगह जहां पर ब्लड पहुंचा वहां पर क्या हुआ, रेस्पिरेशन का फंक्शन हुआ। अब जब रेस्पिरेशन हुआ तो वहां पर एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ब्लड में मिक्स करके कहां पर लाया जा रहा है, हार्ट के पास लाकर छोड़ देगा। भाई हमने तो तुझे सौंप दिया, अब आगे का काम तू देख क्या करना है। हार्ट ने क्या किया, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजा। लंग्स ने वहां से इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया, ऑक्सीजन को मिला दिया, वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट के अंदर भेज दिया गया। तो इस तरह से जो हमारा बेचारा ब्लड है वो लंग से हार्ट बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट लंग्स, इस तरह से बेचारा चक्कर काटता रहता है, काटता रहता है। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो इसकी जो पूरी मैकेनिज्म है वो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमारा जो हार्ट है उसको, सबसे पहले जो हमारी ये आर्ट आपको दिख रही है, यहाँ पर आता है हमारा ब्लड। इट हैज 4 चैम्बर्स, आई हैव ऑलरेडी बता दिया। आर्ट्रियम के दूसरे नाम बेटा आर्ट्रियाज भी होते हैं। ठीक है। नीचे वाले दोनों पार्ट का नाम वो होता है वेंट्रिकल्स। अब ये जो हमारा ब्लड है सबसे पहले आता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर जब हमारा ब्लड आएगा तो क्या होगा, ये लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ब्लड आने के बाद ये जो हमारा आर्ट्रियम है ये क्या करता है बेटा, एक्सपेंड हो जाता है साइज में। ठीक है। एक्सपेंड होने के बाद फिर जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली ही कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो यहाँ से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है बेटा। तो ये तो था हमारा एक रफ, हमने हार्ट की वर्किंग को समझा कि किस तरह से हार्ट के अंदर। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको हार्ट का एक वेल लेबल्ड डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। उस डायग्राम को प्रिपेयर करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हार्ट की मैकेनिज्म, हार्ट कैसे काम करता है, और वो सारा जो है मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से रिलेटेड 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको चैम्बर्स वगैरह ये सब चीजें जो है वो मेंशन कर दिखानी है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, कैसे वो फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शन के लिए आप लोगों को मैं एक इजी फ्लोशीट डायग्राम जो है वो नेक्स्ट क्लास में बना कर दिखाऊंगी, बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आज के लिए हम लोग सिर्फ ह्यूमन के हार्ट का स्ट्रक्चर ही पढ़ते हैं। देयर आर मेन 4 चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और इन चारों चैम्बर्स में जो ब्लड है, क्योंकि एक तरफ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी तरफ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, वहां पर क्या पाई जाती है बेटा, एक मस्कुलर वॉल दैट इज कॉल्ड सेप्टम। तो आज के लिए इतना ही। अब हम ह्यूमन हार्ट की वर्किंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्या करना है अब बेटा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।